साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो टॉपिक है, एज ए सिटीज़न ऑफ ए नेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम तो छोड़ो, आपको वैसे पता होना चाहिए इसके बारे में। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे केसेस जो हैं उसको रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। अब ये क्योंकि कानून है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, तो इस कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको इस कानून के नेम से ही पता चल जाएगा। एंड द नेम ऑफ दिस लॉ इज़ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन को हमने प्रोटेक्ट करना है। किससे करना है? फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये नाम से ही क्लियर है। तो ये कानून क्या है? ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में। और सवाल ये है कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड जो है, ये किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो फिजिकल कांटेक्ट कह लो या फिर सेक्सुअल एडवांसेस आप कह लो, तो किसी को गलत तरीके से टच करना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन के अंडर इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप किसी से सेक्सुअल फेवर की बात करते हो, ठीक है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब कि आप किसी का प्रमोशन कर दोगे और उससे फिर आप सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही एग्जांपल है। अगर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क अगर करते हो, ठीक है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर कंसिडर किया जाएगा। किसी को अगर आप पोर्नोग्राफी दिखाते हो तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इन सभी चीज़ों को करेक्टिवली आप कह सकते हो कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब ये जो कानून है कि कैसे औरतों का, विमेंस का सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वर्क प्लेस पे, उसको हमने रोकना है, ठीक है। अब ये जो कानून है, बेसिकली इसका बेसिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन है साथियों विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइन जो था, इसने एक बेसिस तैयार किया कि हमें इंडिया में सख्त से सख्त प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है, ये इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पहली स्लाइड से इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम हमें मालूम होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को आपने कम करना है, इसको रोकना है, इसको प्रिवेंट करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है? इसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसको दी गई है? तो ये साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, ठीक है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको रोका जाए। अब ये कैसे रोकेगा? तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। तो ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, ये कैसी कंपनीज़ में बनेंगी? तो जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी कंप्लेंट कमेटी जो है बनानी पड़ेगी। अब ये जो कमेटी होगी, इसके पास सिविल कोर्ट जैसा पावर होगा, और इसके पास ये भी अथॉरिटी है कि ये कंसीलिएट करा दे, मतलब समझौता करवा दे, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अब ये जो एम्प्लॉयर है, इसकी ये ड्यूटी रहेगी कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो अपने ऑफिस में चलाए, ताकि लोगों को, एम्प्लॉयज़ को पता चलता रहे कि ऐसी चीज़ें भी हैं। फिर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, अगर ये फॉलो नहीं करता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इसका लाइसेंस जो है ये भी रद्द किया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगर केसेस अगर अराइज होते हैं, मान लो अगर ये एलिगेशन लगते हैं, तो पेनल्टी क्या इम्पोज किया जा सकता है? तो एक तो पेनल्टी ये इम्पोज किया जा सकता है कि जिस पे ये चार्जेस लगे हैं उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। और ये जो फ़ाइन है पहली बार में तो अप टू 50,000 हो सकता है। अगर रिपीटेड किया जाए तो इस अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है, और कई केसेस में फिर उस कंपनी का जो लाइसेंस है वो भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है एट वर्क प्लेस उसको वो रोके। अच्छा, इस एक्ट का एक ये भी प्रोविज़न आपने याद रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जब हम बात करते हैं तो हम डीसी की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्या करे, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लॉक लेवल पे भी बनाए। तो ये अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये प्रोविजन से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एक्ट है इसके क्या क्या प्रोविजन है। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सारे प्रोविजन है, तो आपने एज इट इज़ इसको याद रख लेना है, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है, इसका और जस्टिस वर्मा कमेटी के साथ में क्या कनेक्शन है। तो इसके बीच में कनेक्शन सिंपल ये है। सबसे पहले तो ये समझो आप कि ये कमेटी कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि औरतों के खिलाफ जो ये केसेस बढ़ रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, इसका ट्रायल जो है कि इसको कैसे हम फास्ट कर सके, ट्रायल कैसे जल्दी से जल्दी ये कंक्लूड हो सके, और इससे पनिशमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है इसको और भी हम एनहांस कर सके,
ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस जस्टिस वर्मा कमेटी को बनाया गया था। तो बहुत सारी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इनफैक्ट इन्होंने, अब देखो ये जो पोश एक्ट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने बोला ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है, इसकी डेफिनेशन में आप डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इंक्लूड करो। इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। कंसीलिएशन प्रोसेस जो है, जो समझौता किया जा सकता है, जो इस प्रोसेस को थोड़ा सा और हम स्ट्रेंथन करें। कॉम्पनसेशन की बात इस एक्ट में नहीं की गई है, कॉम्पनसेशन की बात होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये कैसे काम करेगा, कौन मेंबर्स होगा, इसको तो डिफाइन आप लोगों ने किया नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बंद कर दो। ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। और वैसे भी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंगली भी हमारे को इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।